एक स्कूल का 7th स्टैंडर्ड का क्लास दिखाई देता है। अभी उनकी क्लास टीचर नहीं आई तो सभी बच्चे उनकी क्लास टीचर ने भेजा हुआ प्रमोशनल कैंपेन का दूध पीते हुए शैतानी कर रहे हैं। टीनेज होता ही ऐसा है, ना पूरे एडल्ट और ना पूरे माइनर। तो उनकी आपस में मस्ती चल रही होती है कि तभी उनकी क्लास टीचर यूको आती है। अगले हफ्ते फाइनल एग्जाम है तो यूको चाहती है कि स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि यूको इसी महीने के आखिर में अपने जॉब से रिजाइन करने वाली है। वो सुन के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं क्योंकि वो यूको को पसंद नहीं करते। यूको खुद भी इन शैतान बच्चों से तंग आ चुकी है। अब यूको उन्हें एक बुक दिखाते हुए कहती है, ये बुक बहुत बड़े प्रोफेसर साकुरा ने लिखी है जिनका मेरी जिंदगी पे काफी प्रभाव रहा है। साकुरा को जब पता चला कि वो जल्दी मरने वाले हैं तो उन्होंने अपनी आखिरी दिनों में टीचर बनने का फैसला किया था। इस स्कूल में उन्होंने ही मुझे नौकरी दिलाई। उन्होंने उनके बुक में लिखा है कि बुराई का जवाब बुराई नहीं होता, मगर मेरी सोच साकुरा की तरह नहीं है। मेरे अपने रूल्स है, इसलिए मैं आपको सलाह नहीं बल्कि एक आखिरी कन्फेशन देना चाहती हूँ। अब यूको क्लास का दरवाजा बंद करती है ताकि उसकी बातें दूसरे क्लास को डिस्टर्ब ना करे। वो बोर्ड पे लिखती है लाइफ यानी जिंदगी। यूको अपना कन्फेशन शुरू करती है। वो बताती है, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं मेरी बेटी मनामी के डैडी के साथ शादी करने वाली थी, वो भी टीचर थे। शादी के कुछ दिन पहले मैं प्रेग्नेंट हो गई और तभी उन्हें पता चला वो HIV से इन्फेक्टेड है, जो आगे जाके एड्स बन सकता है और जिसे पूरी तरह क्योर करने के लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी। मगर HIV हवा से या हाथ मिलाने से नहीं फैलता, ना ही बाथरूम या पूल से फैलता है। और HIV हमारे शरीर में सिर्फ शरीर संबंधों के जरिए नहीं आता। तो इस HIV ने मेरी शादी तोड़ दी। थैंक्स, मुझे या मेरी बेटी को इसका इन्फेक्शन नहीं हुआ। शादी तोड़ना ये मनामी के डैडी का फैसला था, मगर डैडी के बिना मनामी को पाल पोस के बड़ा करना ये मेरे लिए HIV होने से बुरा साबित हुआ। उन्होंने हम दोनों से दूरी बना ली, मगर दिल ही दिल में वो हमारी फिक्र करते रहे। उनका दुख मैं जानती थी। मनामी की परवरिश के लिए मेरा जॉब करना जरूरी था, तो मैं मनामी को डे केयर सेंटर में रखने लगी, जो तानिका नाम की औरत चलाती थी। उसके डॉगी बुजो को खिलाना ये मनामी का शौक बन गया। डे केयर के पास ही स्विमिंग पूल था। स्कूल से छूटने के बाद मैं उसे पिकअप करती थी। मनामी को बनी नाम का कार्टून कैरेक्टर बहुत पसंद था, इतना कि उसकी बैग, रुमाल, टिश्यू, शूज सब पे उसी की थीम होती थी। एक दिन उसने मॉल में बनी वाली पर्स देखी और उसे खरीदने की मुझसे जिद करने लगी, मगर मैंने ऑलरेडी उसके लिए बनी वाला जैकेट खरीदा था। मैं और एक खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसे नहीं खरीदा। एक शाम मैं स्कूल से मनामी को पिकअप करने डे केयर सेंटर आई, मगर उस बंद पड़े पूल में उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। पुलिस ने एक्सीडेंटली डूबने से मौत होने का रीजन बता के केस को क्लोज कर दिया। मनामी चोरी छुपे डे केयर सेंटर से पूल की तरफ जाया करती थी। मनामी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। उसकी मौत के लिए मैंने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया। मेरी परवरिश में कमी थी जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, मगर वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था। और जिन्होंने वो मर्डर किया है इसी क्लास में बैठे हैं। मैं कानून जानती हूँ। हमारे कानून में माइनर को क्रिमिनल की तरह सजा नहीं दी जा सकती। उन्हें कुछ दिनों के लिए सुधार गृह में रखा जाता है। वारे कानून, 6 साल की लड़की को 13 साल के 2 लड़कों ने मारा, मगर कानून में उसे बड़ा गुनाह नहीं माना जाता, वो एक हादसा माना जाता है। कुछ दिनों पहले हमारी क्लास की एक लड़की ने खाने में साइनाइड मिला के अपनी पूरी फैमिली को मार दिया। इस स्टोरी को हमारी ही क्लास की एक लड़की ने अपनी लुनांसी ब्लॉग पे उसे अपलोड किया। उसके फॉलोअर बढ़े। गुनहगार लड़की को जुवेनाइल कोर्ट ने छोटी सी सजा दी क्योंकि उसने ये हरकत नशे में की थी। मैं साइंस टीचर हूँ। मैं अपने स्टूडेंट को मर्डर करना नहीं सिखाती। अगर वो इस तरह बेरहमी से मर्डर कर रहे हैं तो कहीं जाके मेरी नाकामयाबी है। तो आप उन 2 मर्डरर स्टूडेंट का नाम जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे, मगर मैं उनका नाम नहीं लूंगी। बाय द वे, मनामी के फादर प्रोफेसर साकुरा थे जिनकी एड्स से हाल ही में मौत हुई। वो सुन के सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। मनामी की फ्यूनरल में वो आए थे और फूट फूट के रोए भी थे। पहली बार उन्होंने मनामी को छुआ था, उसकी पप्पियां ली, क्योंकि लाश को HIV नहीं होता। मनामी के साथ मैं भी अंदर से मर गई। पिछले हफ्ते डे केयर वाली तानिका ने मुझे बुलाया। उसके पास मनामी की कुछ चीजें पड़ी थी। उसमें मुझे वो बनी वाली पर्स मिली जो मैंने मनामी के जिद करने के बावजूद उसे खरीद के नहीं दी थी। तो फिर वो मनामी के पास कैसे आई? तानिका को बुजो के पास वो पड़ी हुई मिली थी, जहाँ दीवार के पीछे वो पूल था जिसने मुझे कुछ महीने पहले हुई कोई चीज याद दिलाई। उस पर्स में वो डिवाइस था जिससे मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मर्डरर 2 है। मैं उन्हें A और B कह के बुलाऊंगी। स्टूडेंट A एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल आता है, मगर उसका बर्ताव हमेशा डिस्टर्बिंग होता है। उसने एलिमेंट्री स्कूल में डॉग और कैट्स को टॉर्चर करने के लिए एग्जीक्यूशन मशीन बनाई थी, जिसके फोटोज और पोस्ट उसने
जीनियस प्रोफेसर नाम की इंटरनेट साइट पे अपलोड किए। मैं उसकी साइंस टीचर थी। उसका ये इन्वेंशन मुझे साइकिक लगा, तो मैंने इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से की, जिसके बारे में उस ए को पता चला। तो एक दिन वो मेरे पास आया। उसने मुझे एक पर्स दी और मुझे खोलने कहा। मैं जैसे ही पर्स खोलने गई, मुझे शॉक लगा। ये उसका नया इन्वेंशन था, एंटी थेफ्ट पर्स। मगर मुझ पर उसका ये प्रयोग करना मुझे अच्छा नहीं लगा। अगले महीने इंटर स्कूल साइंस कंपटीशन था, तो इस ए का एप्लीकेशन फॉर्म मेरे ही पास आया। साइंस टीचर होने के नाते मुझे उसे साइन करना था। वो अपनी इसी एंटी थेफ्ट पर्स को कंपटीशन में रखने वाला था। मैं उसके किलिंग मेंटेलिटी को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी, तो मैंने साइन करने से इनकार किया। इसके बावजूद प्रिंसिपल ने उसे साइन करके साइंस कंपटीशन के लिए भेज दिया। उसके इस एंटी थेफ्ट पर्स को फर्स्ट प्राइज मिला, जिसकी अखबार में एक छोटी सी न्यूज़ भी छपी। यूको के ये सब बताते ही क्लास के स्टूडेंट समझ जाते हैं वो किसकी बात कर रही है। यूको बताती है, मैंने उसे पर्स दिखा के मनामी के मौत के बारे में पूछा। उसने सुसाइड करने का नाटक करके उस बात को हंसी में उड़ाया और मनामी के मौत की स्टोरी को बड़े रंजक तरीके से मेरे सामने रखा, जिस बात का उसे जरा भी गिल्ट नहीं था। दुनिया उसे जीनियस समझ रही थी, मगर मेरे लिए वो साइको किलर था। उसे अपने क्रिएशन पे नाज था। मैं उसी वक्त उसे मार देना चाहती थी। मगर अब स्टूडेंट बी की तरफ आते हैं, जो हमेशा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता था, मगर ना उसे कभी बैट पकड़ने आई ना रैकेट। हर जगह वो फेल होता था। ना उसमें हिम्मत थी ना टैलेंट। वो सिर्फ अपनी मम्मी के फोर्स करने पर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था, जिससे ना वो स्पोर्ट्स में कुछ कर पाया ना पढ़ाई में। वो क्लास बंक करके वीडियो पार्लर में अपना वक्त बर्बाद करने लगा। मैंने पुलिस से उसे पकड़वाया। स्कूल के रूल्स तोड़ने के जुर्म में प्रिंसिपल से उसे मैंने पेनल्टी दिलवाई, 1 महीना पूल साफ करने की, और मैं उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मैंने उसकी माँ से बात की, मगर माँ ने उसकी साइड ली। क्लास के स्टूडेंट पहचान जाते हैं यूको किसकी बात कर रही है। यूको बताती है, 1 महीने बाद ए ने बी को अपने प्लान के बारे में बताया। दोनों की दुश्मन एक ही थी, मैं। ए ने पर्स में ज्यादा पावर वाला शॉकिंग डिवाइस बिठाया। बी चाहता था शॉकिंग पर्स का एक्सपेरिमेंट मुझ पर किया जाए, मगर ए पहले ही वो एक्सपेरिमेंट मुझ पर कर चुका था। तो बी ने मेरी बेटी मनामी का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि उस दिन मॉल में उसने मनामी को पर्स खरीदने की जिद करते हुए देखा था, जो मैंने उसे खरीद के नहीं दी थी। उन्होंने उस मासूम और कमजोर बच्ची को अपना टारगेट बनाया। उस शाम मनामी पुल के यहाँ खड़ी होके ब्रूजो को ब्रेड खिला रही थी कि तभी ए और बी वहां आ गए। ए ने मनामी को बनी वाला पर्स देते हुए कहा कि मैंने उसके लिए भेजा है। मासूम मनामी उस पर्स को देख के ललचा गई, मगर जैसे ही वो पर्स खोलने गई उसे बिजली का झटका लगा। झटका लगते ही मनामी वहां गिर गई। ए खुश हुआ कि उसका डिवाइस काम कर गया। बच्ची मर गई, जो वो चाहता था। उसने बी से बड़े प्राउडली कहा, अगर वो चाहे तो सबसे कह सकता है कि ये मर्डर उसने किया है। मगर इस बात से बी पूरी तरह डर गया। उसने पर्स को डे केयर सेंटर के यहाँ फेंक दिया और मनामी को उठा के पुल में फेंक दिया, ताकि सबको यही लगे डूबने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट करार दिया, मगर एक बात ऐसी थी जो मुझे खाए जा रही थी। पर्स ने मनामी को नहीं मारा था। पर्स के शॉक में इतनी पावर ही नहीं थी कि वो 6 साल की बच्ची को मार सके। मनामी शॉक से सिर्फ बेहोश हुई थी। वो तब मरी जब बी ने उसे पुल में फेंका। डूबने से ही मनामी की मौत हुई। ए का इंटेंशन मर्डर का था, मगर वो मारने में नाकामयाब रहा। बी का इंटेंशन सिर्फ डरा के बदला लेना था, मगर वो मर्डर कर बैठा। अगर उनकी करतूत के सबूत भी मिल जाते तो भी नाबालिग होने की वजह से उन्हें वो सजा नहीं मिलती जिसके वो हकदार थे। सब यही कहते, इनोसेंट ने इनोसेंटली इनोसेंट को मार दिया। मगर मैं नहीं चाहती थी वो दोनों सस्ते में छूट जाए। मैं उन्हें उनके किए का एहसास दिलाना चाहती थी। जिंदगी हर एक के लिए कीमती होती है। आप सब ने कुछ देर पहले मैंने भेजा हुआ दूध पिया होगा। वो किसी प्रमोशन कंपनी की तरफ से नहीं आया था। उन दूध के पैक में 2 पैक ऐसे थे जिसमें कुछ मिला हुआ था। प्रोफेसर साकुरा से निकाला गया HIV इन्फेक्टेड ब्लड। यूको की बातें सुनते ही सब स्टूडेंट में हल्ला मच जाता है। ए और बी के तो होश उड़ जाते हैं। यूको बताती है, ब्लड सिर्फ उन दोनों के दूध में मिलाया गया था जो उन दोनों ने पूरा पिया है। 2 महीने बाद जब वो ब्लड टेस्ट कराएंगे तो असली रिजल्ट सामने आएंगे। HIV वायरस को मैच्योर होने में 2 से 12 महीने लगते हैं। उसके अगले 5 से 10 साल में उन्हें एड्स हो जाएगा। 10 साल में वो समझ ही जाएंगे जिंदगी कितनी कीमती है। यूको की बातें सुनते ही ए वॉशरूम की तरफ भागता है। यूको सबसे कहती है, एंजॉय हॉलीडे। यूको का कन्फेशन खत्म हुआ था और क्लास भी, मगर उसका बदला तो अब शुरू हुआ था। सब स्टूडेंट के दिल में यूको के लिए हमदर्दी जाग जाती है और उन ए और बी के लिए नफरत। 2 महीने बाद छुट्टियां खत्म होती है। 8th स्टैंडर्ड की क्लास शुरू होती है। क्लास की मॉनिटर मिजुकी ना यूको को भूली है ना उसके कन्फेशन को। अब यूको की जगह विली नाम का नया क्लास टीचर आता है।
वो आते ही स्टूडेंट के साथ घुल मिल जाता है, बिल्कुल यूको से अलग। क्लास में सब बच्चे आए थे सिवाय बी के, यानी नाओकी के। सब स्टूडेंट जानते थे नाओकी डिप्रेशन का शिकार हुआ है, मगर किसी को उसकी और ए की यानी शॉन की परवाह नहीं थी। शॉन और नाओकी अब उन स्टूडेंट की नज़र में विलन बन चुके थे, मगर ये नया टीचर उस इंसिडेंट के बारे में नहीं जानता था। तो वो सबसे कहता है कि हमें अपने साथियों का ख्याल रखना चाहिए, नाओकी को मेंटल हालत से बाहर निकालना चाहिए। और सबसे बड़ा मजाक तो तब होता है जब विली सबसे कहता है कि प्रोफेसर साकुरा उसके गुरु थे, वो उनकी सोच और जिंदगी को फॉलो करता है। तो अब विली सब स्टूडेंट से नाओकी के लिए प्रेयर नोट लिखवा के लेता है और मिजुकी को अपने साथ चलने के लिए चुनता है। मिजुकी और विली हर हफ्ते नाओकी की खबर जानने उसके घर जाने लगते हैं। वो नाओकी की माँ से मिलके नाओकी को स्कूल भेजने के लिए इनकरेज करने लगते हैं, मगर नाओकी की माँ उन्हें नाओकी से मिलने नहीं देती। कैसे मिलने देती? यूको के कन्फेशन ने नाओकी की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। वो अपने आप को रूम में बंद करके घर की हर उस चीज को पागलों की तरह साफ करता रहता जिसे वो छूता था, सिवाय खुद के। पिछले 2 महीने से ना वो नहाया था, ना उसने कपड़े बदले थे, और ना ही नाओकी किसी को टच करने देता था। नाओकी की यह हालत देख के उसकी माँ का हाल तो बहुत बुरा हुआ था। कई कोशिशों के बावजूद नाओकी ठीक ही नहीं हो रहा था। रो रो के उसका बुरा हाल हुआ था। अपने बेटे की हालत को वो यूको को ही जिम्मेदार मानती थी, क्योंकि जब यूको ने उससे कहा था कि मनामी की मौत का जिम्मेदार उसका बेटा है, तो वो यूको पे गुस्सा हुई थी। उसने अपने बेटे को ही सपोर्ट किया था। तो यहाँ स्कूल में शॉन सबके लिए विलन बन चुका था। उसे टॉर्चर करना सब स्टूडेंट अपना हक समझने लगे थे, मगर शॉन उनके टॉर्चरिंग को चुपचाप सहते जा रहा था। सब स्टूडेंट उसे मर्डरर के नाम से पुकारने लगे थे। सब चाहते थे शॉन और नाओ की मौत डिजर्व करते हैं। उनमें कंपटीशन लगी थी कि शॉन को सबसे ज्यादा बुली कौन करता है। मिजुकी ये सब चुपचाप देख रही थी। इस सब से बेखबर विली उनकी इस हरकत पे गुस्सा होता था। हर बार की तरह वो स्टूडेंट्स ने लिखे कम बैक के मैसेजेस नाओकी के घर पे लेके जाया करता था, मगर वो मैसेज नहीं, एक तरह की टॉर्चरिंग थी। अब नाओकी की माँ भी इस टॉर्चरिंग से तंग आ चुकी थी। अपने बेटे की हालत देख के एक बार नाओकी की माँ ने उसे खाने में नींद की गोलियां मिला के उसे सुलाया और नींद में ही उसके बाल काट के उसे वॉश करके नए कपड़े पहना दिए। मगर जाग जाने पर नाओकी ने अपना बदला हुआ रूप देखा तो वो और वायलेंट हुआ। मासूम नाओकी अब बदतमीज और पागल हुआ था। स्कूल में विली यही समझता था कि बाकी स्टूडेंट शॉन के जीनियस होने से जलते हैं, इसलिए वो उसे बुली कर रहे हैं, मगर किसी ने भी उसे सच्चाई नहीं बताई। जब मिजुकी ने शॉन को टॉर्चर करने से मना किया तो उसे भी शॉन से जबरदस्ती किस करवा के बुली किया गया। नाओकी की माँ तो अभी भी यही समझती थी कि उसके मासूम बेटे को मनामी की मौत का दुख है। एक दिन जब उसकी नज़र स्टूडेंट ने भेजे हुए मैसेज पे गई तो उसमें छुपा बड़े अक्षरों वाला मैसेज उसे दिखाई दिया। वो मैसेज था किलर नाओकी डाई। तो यहाँ एक दिन शॉन मिजुकी को मिलने बुलाता है और उसे अपना HIV का रिपोर्ट दिखाता है जो कि निगेटिव है। मिजुकी उससे कहती है मैं जानती थी यूको झूठ बोल रही थी। वो शॉन से कहती है जब कोई रिवेंज लेना चाहता है तो वो बातें नहीं करता, सीधा रिवेंज लेता है। इस बहाने अब शॉन और मिजुकी में दोस्ती हो जाती है। अब शॉन अपनी बुरी इमेज का फायदा उठा के अपना खून दूसरे स्टूडेंट को लगा के उन्हें HIV का डर दिखाने लगता है। उन्हें तो पता नहीं होता कि शॉन HIV निगेटिव है। शॉन के इस अप्रोच से अब स्टूडेंट उससे डरने लगते हैं और टॉर्चरिंग बंद कर देते हैं। तो यहाँ नाओकी एक स्टोर में जाके वहाँ सब जगह अपना खून लगा देता है। बेचारी उसकी माँ को स्टोर वालों से माफी मांगनी पड़ती है। अब नाओकी अपनी माँ को बताता है कि यूको ने उसे HIV इन्फेक्टेड दूध पिलाया था। वो सुन के माँ नाओकी को हॉस्पिटल चलने की मिन्नतें करती है। तो नाओकी उसे सच्चाई बताता है कि उसने मनामी का मर्डर किया है। जब वो मनामी को पुल में फेंक रहा था तब वो होश में आई थी। इसके बावजूद उसने उसे पुल में फेंका। न जाने उसके दिमाग में क्या पागलपन सवार हुआ था। वो शॉन को दिखाना चाहता था वो मर्डर कर सकता है। दूसरे दिन रोज की तरह विली नाओकी को इनकरेज करने आता है, मगर माँ समझ चुकी है स्टूडेंट्स के वो निगेटिव मैसेज नाओकी को वायलेंट बना रहे हैं, तो वो विली को घर में घुसने तक नहीं देती। वो जान चुकी है अब उसका बेटा वो मासूम नाओकी नहीं रहा, वो मेंटली किलर बन चुका है। वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है कि वो अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर रही है। अब वो बड़ा सा चाकू लेके नाओकी के छाती में भोंक देती है। नाओकी के लिए तो वो बड़ा शौक था कि उसकी माँ उसे मारना चाहती है। दुनिया में अब माँ भी भरोसे के लायक नहीं रही। इसी डिप्रेस सोच में वो चाकू से अपनी माँ के टुकड़े कर देता है, मानो वो किसी बेजान चीज को तोड़ रहा हो। शायद ये मर्डर यूको के सर पे था। तो यहाँ हमें पता चलता है मिजुकी वही लड़की है जिसने साइनाइड मर्डर केस में उस लड़की को आइडेंटिफाई किया था जिसने ड्रग के नशे में अपनी पूरी फैमिली का मर्डर किया था।
मिजुकी ने ही अपनी उस सहेली की स्टोरी को अपनी लुनांसी वेबसाइट पे अपलोड करके काफी फॉलोअर हासिल किए थे। दरअसल सच बात ये थी, उस लड़की को मिजुकी ने ही ड्रग सप्लाई किया था। तो शॉन भी उसे अपनी स्टोरी बताता है कि कैसे वो अकेला है। शॉन मिजुकी से कहता है, मेरी माँ रिसर्चर थी, वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी, मगर उसने एक बुद्धू इंसान से शादी की जो उसके लायक नहीं था। फिर मेरा जन्म हुआ। मेरी परवरिश के लिए मेरी माँ ने अपना ब्राइट करियर छोड़ दिया। मुझ पे फोकस करते हुए वो यही सपना देखती थी, वो मुझे साइंटिस्ट बनाएगी क्योंकि मुझ में उसका ब्लड है। मगर जैसे मैं बड़ा होता गया, माँ को अपने फैसले पे पछतावा हुआ क्योंकि मैं एक एवरेज बच्चा था। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट का बेटा इतना एवरेज नॉर्मल माइंड कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मेरी माँ को मुझसे नफरत होने लगी। उसे लगने लगा जिसके लिए उसने अपना करियर छोड़ दिया वो किसी काम का नहीं। इस निगेटिव सोच के चलते वो अक्सर मुझे पीटा करती थी। मगर एक दिन जब मेरे डैडी को इसका पता चला तो उन्होंने मेरी माँ को डाइवोर्स दे दिया। मेरी माँ ने मुझे छोड़ के फिर से अपने रिसर्च और करियर पे फोकस करने का फैसला किया। मुझे छोड़ के जाते वक्त उसने मुझे ढेर सारी बुक्स दी जिन्होंने मेरी माँ पे प्रभाव डाला था। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे शरीर में मेरा खून बह रहा है तो एक दिन तुम जरूर मेरी तरह जीनियस बनोगे। फिर वो हमेशा मुझे छोड़ के चली गई, यहाँ तक कि वो मुझे पूरी तरह भूल गई। उसका इस तरह मुझे छोड़ के जाना मेरे दिमाग में एक करंट सा दे गया। मेरे डैडी ने दूसरी शादी की। एक बुद्धू को दूसरी बुद्धू मिली। जैसे ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे को मेरा रूम दिया गया तो मेरी रवानगी स्टोर रूम में हो गई, जहाँ मैं मेरी माँ ने दिए हुए बुक्स पढ़ता गया। मैं जीनियस बनना चाहता था जो मेरी माँ मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं मेरी माँ को प्राउड फील करवाना चाहता था। मेरी उम्र के बच्चे एडल्ट फिल्म देखने में वक्त बर्बाद कर रहे थे और मैं नए नए रिसर्च में बिजी रहा। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई जीनियस प्रोफेसर, जहाँ मैंने अपनी पहली अचीवमेंट अपलोड की, जिसकी लिंक मैंने मेरी माँ के कॉलेज को मेल की, यही सोच के कि कभी ना कभी वो उसे देखेगी। मगर उसका कोई कमेंट नहीं आया, जिसने मुझे और पागल बना दिया। मैं ऐसी नई चीजें बनाता गया जिसे नोटिस किया जा सके। माँ को छोड़ के सभी ने उसकी प्रशंसा की। नेशनल साइंस कंपटीशन का डायरेक्टर मेरी माँ का इन्फ्लुएंसर था। मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे वो डायरेक्टर मेरी तारीफ करेगा और ये बात मेरी माँ तक चली जाएगी। मैंने एंटी थेफ्ट पर्स बना के उसका एक्सपेरिमेंट यूको पे किया। मेरे उन इन्वेंशन को साइंस कंपटीशन में उस डायरेक्टर के हाथों अवार्ड भी मिला, जिसकी न्यूज़ पेपर में भी छपी। मगर उसी वक्त उस लड़की के अरेस्ट की न्यूज़ ने सबका ध्यान उसकी तरफ खींच लिया, जिसने साइनाइड पिला के अपनी फैमिली का मर्डर किया था। थैंक्स टू यू, अपनी उस सहेली को पकड़वाने में अपनी उस वेबसाइट के जरिए तुमने पुलिस की मदद की थी। मेरी न्यूज़ को नज़रअंदाज किया गया। उसी वक्त मैंने सोचा मुझे भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ऐसा मर्डर करना पड़ेगा जो मुझे जीनियस साबित करेगा। कौन मरेगा इसकी मुझे परवाह नहीं थी। मैं दुनिया के साथ मेरी माँ का अटेंशन चाहता था। मैंने नाओकी को गवाह की तौर पे अपने साथ रखा ताकि वो पुलिस को बता सके मनामी का मर्डर मैंने किया है। मगर उस बेवकूफ ने मनामी को पुल में डाल के मर्डर को एक्सीडेंट बना दिया। मेरे सब किए पे पानी फेर दिया। 1 महीने बाद यूको को पता चला उसकी बेटी का मर्डर मेरी वजह से हुआ है, तो मैंने उसे पुलिस कंप्लेंट करने के लिए उकसाया। मगर वो तो रिवेंज पे उतरी। मुझे इस बात का डर नहीं था कि मैंने HIV इन्फेक्टेड दूध पिया है। मुझे लगा ये तो अच्छी बात है, अब मेरे डैडी मेरी माँ को ये सब बताएंगे और उसे आखिर में मेरे पास लौटना होगा। मगर HIV टेस्ट निगेटिव आई। सब लोग मेरे लिए बेकार है। या विली मिजुकी से कहता है कि वो पुलिस को बताए नाओकी के हाथों हुए उसके माँ के मर्डर को यूको जिम्मेदार है। मगर शॉन और मिजुकी के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। मिजुकी पुलिस से कहती है कि नाओकी के पागलपन को विली जिम्मेदार है, जो रोज उसके घर जाके उसे टॉर्चर किया करता था। बेचारा विली पुलिस के लपेटे में आके अपना जॉब और अपना करियर बर्बाद कर बैठता है। साइको सिर्फ किलर नहीं होते। नाओकी भी पुलिस को यही स्टेटमेंट देता है कि विली के टॉर्चरिंग की वजह से मेरी माँ ने मुझ पे चाकू से हमला किया और मेरे बचाव में मुझे अपनी माँ को ही मारना पड़ा। मैं तो उसे HIV इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता था वो मरे। मेरा गंदा होना, शरीर से बदबू मारना इस बात का सबूत था कि मैं जिंदा हूँ। पहले फेल्योर होने का एहसास और बाद में मरने का एहसास, इसने मुझे तोड़ दिया। मुझे लगा मेरी माँ ने इसी वजह से मुझे मारने की कोशिश की। दुनिया में कोई मेरा नहीं। यह मिजुकी यूको से मिलती है। यूको उससे कहती है मैंने ही विली को प्रेयर नोट्स नाओकी को देने के लिए उकसाया था। मैं उसके आइडल की वाइफ थी, तो वो मेरे कहने में आ गया। मैंने उसे इस्तेमाल किया। स्टूडेंट के नोट ने नाओकी को टॉर्चर किया। मैंने ही विक्टिम कार्ड खेल के बाकी स्टूडेंट को उकसाया कि वो शॉन को बुली करे।
ये मेरे प्लानिंग का हिस्सा था। ये सुन के दुख हुआ कि उस अक्लमंद ने HIV को ही अपना वेपन बना के बुली करना रुकवाया। मुझे लगा वो सुसाइड करेगा, मगर वो नहीं हुआ। साकुरा यानी मेरे पति का कहना था, नफरत से नफरत को नहीं मारा जा सकता। नियति पे विश्वास रखो, वही मोक्ष दे सकती है। मगर मेरी वो सोच नहीं है। दूध में HIV वायरस नहीं था। अगर वैसा हो भी जाता तो अब अर्ली स्टेज में HIV पे कंट्रोल रखा जा सकता है। इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। तुम सब बेवकूफ निकले। मेरी बेटी मर गई, जो मैं कभी भूल नहीं सकती और ना ही मैं कभी रुक सकती हूँ। अब मिजुकी यूको को शॉन की स्टोरी बताती है कि कैसे वो अपनी माँ का अटेंशन चाहता है। वो सुन के यूको जोरों से हंसने लगती है, मानो उसे शॉन से बदला लेने का और एक हथियार मिला हो। ना समझी में मिजुकी ने यूको को शॉन से बदला लेने का और एक मौका दिया था। यहाँ शॉन टीवी पे नाओकी की न्यूज देखता है। वो मिजुकी से कहता है नाओकी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसे मारा। मिजुकी उससे कहती है तुम भी कुछ अलग नहीं हो क्या? तुम भी नाओकी की तरह नहीं सोचते? उसकी बातें सुन के शॉन गुस्सा होता है। अपनी माँ को मारने की वो सोच भी नहीं सकता था। मिजुकी उससे कहती है तुम्हें मदर कॉम्प्लेक्स हुआ है। तुम ऐसी औरत के बारे में हर बार सोचते रहते हो जिसे तुम्हारी कुछ पड़ी नहीं। अगर हिम्मत है तो उससे जाके मिलो, मगर तुम्हें डर है कहीं वो तुम्हें फिर से ना रिजेक्ट कर दे। मिजुकी की बातें सुन के शॉन को गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। वो उसके सर पे ट्रॉफी मार के उसे अनकॉन्शियस कर देता है और पागलपन में उसका गला दबा के उसे मार देता है। वो मिजुकी की डेड बॉडी को फ्रीज में रख देता है। फिर वो अपनी वेबसाइट पे अपना आखिरी कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। वो कहता है मैंने स्कूल में एक बॉम्ब रखा है जो मैंने खुद बनाया है, जो मेरा सबसे बड़ा इन्वेंशन है। उस बॉम्ब को मोबाइल कॉल से ट्रिगर किया जा सकता है। मैंने मेरी जिंदगी पे लिखा निबंध जिसका टाइटल लाइफ है, उसे इंटर स्कूल का अवार्ड मिला है। कल वो अवार्ड सबके सामने मुझे दिया जाएगा और उसी वक्त हॉल में उस बॉम्ब का ब्लास्ट होगा। मैं मेरे साथ सभी बेवकूफ स्टूडेंट को मार दूंगा। इस बार जरूर मीडिया मुझे नोटिस करेगी और मेरी माँ भी। शॉन बताता है 3 दिन पहले ही मुझे अपनी माँ से यानी यासाका से मेल आया था कि वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं कई सपने दिल में लेके अपनी माँ से मिलने उसकी लैब तक भी गया, मगर आइन वक्त पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बड़ा करके माँ के सामने जाऊँ जिससे वो मुझे और मेरे टैलेंट को रिजेक्ट ही नहीं कर सकती। तो मैं वहीं से वापस लौटा और अपने मिशन बॉम्ब में लग गया। कल मेरे लिए और मेरी माँ के लिए सबसे यादगार दिन है। मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, मगर मेरी माँ फिर कभी मुझे भुला नहीं सकेगी। शॉन का ये कन्फेशन यूको उसकी साइट पे देख लेती है। अगले दिन फंक्शन में शॉन अवार्ड लेने स्टेज पे जाता है। वो स्टूडेंट से कहता है जिंदगी बहुत कीमती है, इसलिए सबकी जिंदगी का सम्मान करो। मगर ये सब बकवास है। इतना कह के वो मोबाइल का बटन दबाता है, मगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। वो डेस्क के नीचे देखता है जहाँ उसने कल बॉम्ब रखा था, मगर वहाँ बॉम्ब नहीं होता। वो शॉक होके हॉल से बाहर आता है तो उसे यूको का कॉल आता है। वो उससे कहती है तुम्हारा बॉम्ब मेरे पास है। तुमने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने वेबसाइट पे जो बकवास डाली थी वो मैंने देखी। मैं सोचती थी तुम्हें मार के ही मेरा रिवेंज पूरा होगा, मगर मिजुकी से मुझे तुम्हारे मदर कॉम्प्लेक्स के बारे में पता चला। आखिर मैं हूँ तो तुम्हारी टीचर ही, तो मैंने तुम्हें राह दिखाने की सोची। तुम्हें लगा तुम्हारे रद्दी इन्वेंशन से तुम अपनी माँ का ध्यान अपनी तरफ खींच लोगे। दरअसल तुम्हारी माँ के नाम से मैंने ही तुम्हें मेल किया था, जो पढ़ के तुम उसकी लैब तक गए थे और वेबसाइट पे तुमने जो झूठ कहा था कि तुम माँ से बिना मिले वापस लौटे। तो मैं बताना चाहूंगी उस वक्त मैं वहीं पे थी जब तुम अपनी माँ से मिलने उसके लैब गए थे। तुम्हें पता चला तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी की है और वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे गई है। तो वहाँ से निराश होते हुए मैंने तुम्हें भागते हुए देखा। मुझे ये भी पता है तुमने मिजुकी का मर्डर किया है, वो उसी के लायक थी। पहले अपनी सहेली की स्टोरी अपलोड करके उसने काफी फॉलोअर जमा किए। अब वो तुम्हारी स्टोरी अपलोड करने वाली थी। इसी इंटेंशन से वो तुम्हारे करीब आई थी। तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए उसने उस बेचारे विली को भी फंसाया। वैसे तुम्हें पता चला होगा तुम्हारी माँ की जिंदगी में तुम्हारी वैल्यू 0 है। तुम्हें दुखी देख के मैं बहुत खुश हुई, मगर वो मेरा बदला नहीं था। अपनी माँ का अटेंशन पाने के लिए तुमने एक मासूम का मर्डर किया। तुम ही कहाँ करते थे ना, कौन मरा क्या फर्क पड़ता है। तो फिर अपनी माँ को ही मार देते, पुलिस से तो तुम बच जाओगे, मगर मुझसे नहीं। भाषण में मेरे ही डायलॉग बोल के तुमने तालियां तो बहुत ली होगी, मगर उसके बाद हुए बॉम्ब के धमाके की आवाज क्या तुमने नहीं सुनी? ओह, मैं बताना भूल गई। तुमने बनाया हुआ बॉम्ब मैंने तुम्हारी माँ के डेस्क के नीचे छोड़ा था। वो जस्ट हनीमून से वापस आई थी। तुम्हारे कॉल करते ही वहाँ धमाका हुआ। मगर डरो मत, उसकी मौत के पहले मैंने उसे बताया था उसका बेटा कितना जीनियस है। उसे तुम पे प्राउड फील हुआ। वो तुमसे मिलना चाहती थी, मगर तुम्हारी इन्वेंशन ने ही उसकी जान ली। यूको की बातें सुन के शॉन जोर से चिल्लाता है। उसकी आंखों के सामने तहस नहस हुई माँ की लैब आती है। एक बेटे ने माँ से उसकी बेटी छीनी थी,
तो उसी माँ ने बेटे से उसकी माँ छीन ली थी। तभी यूको डिप्रेस शॉन के पास आती है। वो शॉन से कहती है, ये मेरा रिवेंज है, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी सजा बन जाएगी, आज से तुम्हारी सजा शुरू। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।